Hi everyone, welcome back to DK Sharma Education Hub. My name is Diksha. साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने जनवरी 2022 की स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम पार्ट 12 करेंगे आज। और जो टॉपिक रहेगा हमारा फोकस पर, दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसको AMR से भी जानते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्यों ये न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में जनवरी 2022 में लैंसेट ने एक स्टडी करी जिसमें पता लगा कि जो AMR है दैट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, सबसे ज्यादा डेथ्स किसकी वजह से हो रही हैं? दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से। अब इसके हम कुछ की फैक्ट्स और फाइंड्स देखेंगे जो भी AMR को लेके इन्होंने निकाली। इन्होंने कहा जितने भी यंग चिल्ड्रन हैं वो ज्यादातर अफेक्टेड हैं AMR से। 2019 का अगर डाटा देखें तो एक डेथ आउट ऑफ 5 डेथ्स, अगर टोटल डेथ्स 5 हुई हैं मान लो, उसमें से जो एक डेथ है दैट इज ड्यू टू AMR। AMR दैट इज द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जितने भी बच्चे 5 साल से नीचे के हैं उनकी डेथ अगर देखें तो 5 डेथ्स में एक डेथ जो है दैट इज बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। फर्दर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जानने से पहले अब हम देख लेते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होती क्या है। बेसिकली क्या होता है ना, आप मान लो आपको कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, कोल्ड वगैरह हो जाता है, आप ले लेते हो मेडिसिन। मेडिसिन में भी कौन सा? एंटीबायोटिक। डन। फिर आप क्या करते हो ना, पीरियोडिकली लेना शुरू कर देते हो। अब आपको पता लग गया कि पिछली बार डॉक्टर ने ये वाला एंटीबायोटिक दिया था, मैं यही खा लेता हूँ दोबारा से, जैसे जुकाम होने लगता है आप दोबारा से वही खा लेते हो। थोड़े टाइम तक आप खाओगे, एक टाइम पे ऐसा आएगा कि उस दवाई का ना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर आपको उसकी डोज थोड़ी हैवी लेनी पड़ेगी, फिर उससे फिर से इफेक्ट आएगा, पर थोड़ा टाइम आएगा उससे भी फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो होती है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। बेसिकली क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो रेजिस्टेंट बन जाता है टुवर्ड द ड्रग्स। आपको चलो एक एग्जांपल देती हूँ। मस्कीटो होता है ना, मस्कीटो क्या करता है, जब कॉइल्स आई थी, जो ग्रीन वाली कॉइल्स थी ना वो आई थी, इसके पास जाते ही ना इनकी डेथ हो जाया करती थी, ठीक है। पर थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, ये जो मच्छर थे ये इस चीज को इम्यून हो गए, इनके अंदर इतनी टेंडेंसी आ गई कि इस कॉइल को ये टॉलरेट कर सकते थे। फिर कॉइल का यूज नहीं बचा, अब बचा, ऑल्दो यूज करते हैं, दूर तो भाग जाते हैं बट मरते नहीं है। फिर आया मॉर्टिन। मॉर्टिन की वजह से क्या होता है, जो कि आप सॉकेट में लगाते हो वो वाला मॉर्टिन। तो मॉर्टिन जैसे आया तो अब मच्छरों को क्या हुआ, फिर से इनकी डेथ बढ़नी शुरू होगी। जैसे ही मॉर्टिन के उसके मॉर्टिन के कांटेक्ट में आते थे इनकी डेथ हो जाती थी। बट थोड़ी टाइम के बाद देखा कि ये जो आपके मॉर्टिन के सामने भी डांस करने लगे मच्छर, ठीक है, अब तो बिल्कुल डांस कर रहे होते हैं, जो लाइट होती है ना उसके ऊपर डांस कर रहे होते हैं। तो इससे क्या आ गई इनमें रेजिस्टेंस। वैसे बैक्टीरिया के केस में होता है। अब यहाँ पे ऊपर देखना पिक्चर में, ये बैक्टीरिया 1 है, ये बैक्टीरिया 2 है। बैक्टीरिया 1, बैक्टीरिया 2। अब जो फर्स्ट वाला बैक्टीरिया है इसमें अभी सिर्फ नॉर्मल जीन है, ठीक है, इस तरह से ब्लैक कलर का है, नॉर्मल जीन है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब अगर आप दवाई खाओगे तो ये बैक्टीरिया फिनिश हो जाएगा। बट एक और बैक्टीरिया है दैट इज द बैक्टीरिया नंबर 2, और इसमें क्या है, इसके जीन में 2 कलर्स आपको दिखेंगे, एक रेड और एक ब्लैक। तो इससे पता लगता है कि इसके अंदर रेजिस्टेंस आ चुकी है। अब अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हो तो इस वाले बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो होता नहीं है कभी कभी दवाई खाने के बाद भी आधा अधूरा जुकाम रह जाता है और आधा ठीक हो जाता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया 2 जिसमें रेजिस्टेंस आ चुकी है, ठीक है। अब क्या होंगे, ये मल्टीप्लाई भी करेंगे, मल्टीप्लाई मतलब मेटिंग से करेंगे, चाहे अपने ही सेल को डिवाइड करेंगे। बहुत सारे मेथड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के इन केस ऑफ द बैक्टीरियाज एंड ऑल, जैसे कॉन्जुगेशन वगैरह होता है। अब जैसे मान लो ये दोनों बैक्टीरिया करते हैं आपस में मेटिंग। अब जैसे ही ये मेटिंग करेंगे तो इस तरह से एक मेटिंग ब्रिज बनता है दोनों बैक्टीरियाज के बीच में। डन। अब इस ब्रिज के थ्रू क्या होगा, जो जीन होगी उनकी शेयरिंग होगी, ठीक है। जैसे ही शेयरिंग होगी तो आपका इस तरफ था रेड, रेड रिप्रेजेंट कर रहा था ड्रग रेजिस्टेंस, और एक था ब्लैक, और इधर नॉर्मल था। अब इन दोनों के जब जीन मिक्स होंगे तो ये क्या बना देंगे, एक ऐसा बैक्टीरिया तैयार करेंगे जिसमें ऑलरेडी ड्रग रेजिस्टेंस आ जाएगी। किस तरह से आएगी, ये देखो, ये है बैक्टीरिया। अब जो ड्रग आगे के बैक्टीरियाज बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ड्रग रेजिस्टेंस। अब ये फर्दर आगे जाके मेटिंग करेगा, ये भी नॉन क्या बना देगा, नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बना देगा, ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बना देगा। इस तरह से न्यूमरस मल्टीपल बैक्टीरियाज बन जाएंगे और सारे कैसे होंगे, ड्रग रेजिस्टेंट। तो अब आप कितनी दवाई खाओ इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। सो ये सारी चीज इस डायग्राम में रिप्रेजेंटेड थी। फर्दर लैंसेट रिपोर्ट में बोला गया कि जहां पे रेजिस्टेंस बैक्टीरियाज की कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करती जा रही है, वह एंटीबायोटिक
अगर देखें एंटीबायोटिक डेवलपमेंट देखें तो डिक्रीज करती जा रही है, जबकि उल्टा होना चाहिए था। ठीक है, एनीवेज 1980 टू 2000 का डाटा देखें तो 63 न्यू एंटीबायोटिक्स इंट्रोड्यूस करे गए, और अगर 2000 से 2018 का डाटा देखें तो सिर्फ 15 एंटीबायोटिक्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं। अकॉर्डिंगली हम एडवांस कर रहे हैं टुवर्ड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारे पास कायदे से 15 की जगह 1500 होना चाहिए था, बट स्टिल कितना है, ओनली 15 ड्रग्स। ठीक है, ऐसे 7 डेडलीस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज हैं, 7 हैं, जिनमें से सिर्फ हमारे पास 2 को लेके, जो 2 हैं ट्यूबरक्लोसिस और आपका निमोनिया, उनके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। बाकी के जो 5 रहते हैं उनके अगेंस्ट हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है। डन। फिर उसके बाद आता है कि AMR है क्या, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है क्या। आप कब एंटी माइक्रोबियल्स लेते हो, कब आप एंटीबायोटिक्स लेते हो, जब आप बीमार होते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको फंजाई ने इन्फेक्ट कर दिया, स्किन कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन हो गया, लाइक कोविड-19 आया था, फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड एंड ऑल। तो जो कोल्ड होता है बेसिकली वो बैक्टीरियल भी होता है, वायरल भी होता है। वायरल में राइनो वायरस का मेन रोल रहता है उसमें। तो उस केस में आपको क्या लेना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स। बट बाय द टाइम बीइंग क्या हो जाता है, जो बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंजाई होते हैं वो टाइम के साथ साथ क्या करते हैं, रेजिस्टेंस इवॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम हैं, अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम भी तो इवॉल्व भी हो रहे हैं ना। इतनी गर्मी में हम अपना एग्जिस्टेंस दिखा रहे हैं तो हम भी इवॉल्व भी हो रहे हैं एक तरह से। वैसे ही बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट्स जो होते हैं ये भी क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स। तो उसी के हिसाब से एंटीबायोटिक जो होते हैं वो भी इम्प्रूव होने चाहिए, बट वो नहीं हो रहा। ठीक है, उल्टा हो रहा है, जबकि रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है और जो एंटीबायोटिक की डेवलपमेंट है वो बिल्कुल ही डिक्रीज कर रही है। और ऐसे बैक्टीरियाज या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सारे आ जाएंगे आपके, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एवरीथिंग विच आर सिंगल सेट, तो वो सारे किस में आ जाएंगे, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, सुपर बग्स। जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कर ली होती है उनको कहते हैं सुपर बग्स। इसके बाद देखेंगे कि ऐसे क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है। फर्स्ट इज unnecessary and injudicious use of antibiotic fixed dose combination। इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में भी, कई बार डॉक्टर, फर्स्ट टाइम हम डॉक्टर के पास गए किसी पर्टिकुलर बीमारी को लेके और डॉक्टर ने बताया ये मेडिसिन है, फिर उसके बाद ना डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, सीधा जाएंगे केमिस्ट के पास कि ये दवाइयाँ दोबारा से दे दो। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, आपको डॉक्टर हमेशा पहले लो डोज देता है, फिर थोड़ी थोड़ी हैवी डोज देता जाता है। ठीक है, इस तरह से इंक्रीज करता है। बट एक ही दवाई खा रहे हो आप, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, उस दवाई का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही डॉक्टर बन रहे हो। देन सेकेंड इज एंटीबायोटिक कंजप्शन इन फूड एनिमल्स। अब बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड एंड ऑल, जो ह्यूमन बींग्स के लिए बनाई गई हैं। बट आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, जैसे पोल्ट्री फार्म्स होते हैं जहाँ पे आपके ये चिकन, हैन एंड ऑल, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, उनकी ग्रोथ के लिए उन इंजेक्शंस को, उन मेडिसिन को यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि एक होता है कॉलिस्टिन, ये याद रख लेना, कॉलिस्टिन। ये जो कॉलिस्टिन होता है ना, इसका यूज़ किया जा रहा है एज अ ग्रोथ सप्लीमेंट। किसमें, जो आपके पोल्ट्री एनिमल्स हैं, पोल्ट्री और एनिमल्स हैं, पोल्ट्री में बर्ड्स आ गए और एनिमल्स आपके हस्बेंड्री एंड ऑल में आ गए, तो उनकी ग्रोथ के लिए किसका यूज करा जा रहा है, कॉलिस्टिन का। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पॉल्यूशन, अब ये भी एक मेन रोल प्ले कर रहा है इन AMR। क्यों कर रहा है, क्योंकि क्या होता है, जैसे फार्मेसी में आपने नई नई दवाइयाँ बनाई तो अब कुछ वेस्ट बच जाता है ना कुछ एफ्लुएंट बच जाता है, तो वो एफ्लुएंट कहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, इन द रिवर्स एंड लेक्स। अब रिवर्स एंड लेक्स में वो जाके डिपॉजिट हो जाता है, बैक्टीरिया वहाँ भी अवेलेबल होंगे, वहाँ पे उनको टेंडेंसी मिल जाती है टू डेवलप अ रेजिस्टेंस। वहाँ पे एक तरह से उनकी प्रैक्टिस हो जाती है टू बी अ रेजिस्टेंट अगेंस्ट द ड्रग्स। उसके बाद आता है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस इन हेल्थ केयर सेटिंग। क्या होता है, पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल होता है हॉस्पिटल्स में, तो उसकी वजह से ये AMR डेवलप कर जाती है। सोशल फैक्टर में अगेन वही आ जाएगा, सेल्फ मेडिकेशन का, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो खुद ही ले लेते हैं बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के, और पता भी नहीं होता कि कौन सा एंटीबायोटिक किस टाइम पे लेना है, किस चीज़ के साथ इनटेक करना है। फिर आता है कल्चरल एक्टिविटीज़, जैसे मास बेथिंग होती है ना रिवर्स एंड ऑल्स में, कोई ना कोई ऐसा ओकेजन होता है, मैं किसी भी ओकेजन का नाम नहीं लूँगी, फिर वो रिलीजियस स्पाइसनेस आ जाती है उसमें। तो दैट्स वाई आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स होते हैं जिसमें रिवर बेथ लिया जाता है और लेंगे इकट्ठे। तो जब बहुत ज़्यादा मास गैदरिंग हो जाएगी तो उससे क्या होता है, ये AMR इंक्रीज करता है।
स्पेसिफिकली अगर इंडिया में बात करें तो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का क्या स्टेटस है। तो ये माना गया है कि जो इंडिया है इट हैज़ बिकम एपिसेंटर। आप अर्थक्वेक में भी एपिसेंटर एक टर्म पढ़ते हो, तो एक तरह से इंडिया को डिक्लेयर कर दिया है एपिसेंटर ऑफ AMR, क्योंकि इंडिया में थोड़ी वाटर कंडीशन जो है दैट इज़ पुअर, सैनिटेशन को देखें तो दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम। तो दैट्स वाई इंडिया इज कंसिडर्ड एज द एपिसेंटर फॉर AMR। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने आइडेंटिफाई करा कि जो भी हम WHO के साथ 10 मेजर प्रायोरिटी वर्क्स कर रहे हैं उनमें से एक है AMR WHO के साथ। ओके, फिर 2012 में चेन्नई डिक्लेरेशन इंडिया की मेडिकल सोसाइटी ने अडॉप्ट करी थी, जिसमें बहुत सारी नेशनल रिकमेंडेशन दी गई है कि किस तरह से एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप को प्रमोट किया जाए। फिर इंडिया की रेड लाइन कैंपेन थी, जिसमें बताया गया था प्रेस्क्रिप्शन ओनली एंटीबायोटिक्स बी मार्क विद द रेड लाइन टू डिस्करेज द ओवर द काउंटर सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स। क्या होता है ना कि बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि इलीगली भी बनाई जाती हैं, तो दैट्स वाई ये इंडियाज रेड लाइन कैंपेन स्टार्ट करी गई थी। इसमें बेसिकली रेड लाइन मार्क करने को बोला था कि जिनमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज हैं उस पर रेड लाइन मार्क कर दी जाए, तो सो दैट जो ओवर द काउंटर सेल हो रही है एंटीबायोटिक्स की, जो इलीगली सेल हो रही है एंटीबायोटिक्स की बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के, वो चीज़ बंद करी जा सके। फिर आता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR, जिसको NAP-AMR भी बोला जाता है। 2017 टू 21 तक ये अडॉप्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें नोडल मिनिस्ट्री थी और साथ में अगर सर्वेलेंस बॉडी जो इसके ऊपर पूरा चेक बना के रखेगी वो थी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, NCDC भी जिसको बोलते हैं, नेशनल कंट्रोल फॉर डिजीज, सॉरी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। एक सेपरेट शेड्यूल H1 जो है ये भी इनकॉर्पोरेट करा गया इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स इन ऑर्डर टू रेगुलेट द सेल ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स इन द कंट्री। फिर गवर्नमेंट ने कैप भी लगा दी कि जो मैक्सिमम लेवल ऑफ ड्रग्स होंगी दे कैन बी यूज्ड फॉर ग्रोथ प्रमोशन इन मीट एंड मीट प्रोडक्ट, कि कितना अमाउंट आप यूज कर सकते हो, उससे एक्सीड करोगे तो देन देयर वुड बी पनिशमेंट। एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के इम्पैक्ट क्या क्या है। एक तो इनेबिलिटी टू ट्रीट कॉमन इन्फेक्शन। अब जैसे बहुत सारी डिजीज होती हैं, प्रोलॉन्ग इलनेस होती है, कईयों को बार बार डॉक्टर का चक्कर लगाना पड़ता है, कुछ डिसेबिलिटी होती है, कोई पार्ट खराब हो गया होता है, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, डेथ रेट इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जब दवाइयां असर नहीं करेगी तो वो इन्फेक्शन क्या होगा और इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरियल, वायरल, फंगल हर टाइप की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, सड़ना बोलते हैं ना जिसको, वो हो जाता है शुरू। तो दैट्स वाई इनेबिलिटी टू ट्रीट कॉमन इन्फेक्शन। फिर इंक्रीज थ्रेट टू मेडिकल प्रोसीजर। अब देखो कईयों का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ होता है, कईयों की कैंसर केमोथेरेपी चली होती है, डायबिटीज मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, कोई भी सर्जरी हुई है फॉर एग्जांपल सिजेरियन और हिप रिप्लेसमेंट वगैरह वगैरह, तो ये रिस्की हो जाएंगे कि इस केस में क्या दिया जाता है, पेन किलर के साथ एंटीबायोटिक भी दिया जाता है। तो अब एंटीबायोटिक का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो जो पार्ट कटा होगा वहां तो एकदम से बैक्टीरियल ग्रोथ होएगी और बंदे की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। अब देखो ये रीजन क्यों है इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। कई लोग क्या करते हैं ना कि दवाई का जल्दी से जल्दी असर पड़े तो वो थोड़ी महंगी दवाई लेते हैं, थोड़ा हैवी डोज ले लेते हैं, तो उससे भी AMR रेजिस्टेंस वो एक तरह से इंक्रीज कर रही है, और जो इसको टैकल करना है उसकी जो कॉस्ट है वो भी हमें इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। अगला आता है एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनिमल हेल्थ। जो वेटनरी मेडिसिन है उनकी भी इफेक्टिवनेस पे हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी कि जो वेटनरी मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं वो रेलिवेंट है या नहीं, क्या क्या उसमें अपडेशंस चाहिए। फिर इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड। अब देखो क्या होगा, अगर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऐसे ही इंक्रीज करती गई तो एक टाइम तो ऐसा भी आएगा ना, जो फूड प्रोडक्शन जो हम बैक्टीरिया की हेल्प से भी प्रोड्यूस करते हैं वो सारा क्या कर जाएगा, एकदम से डिग्रेड कर जाएगा। तो ये एस्टिमेट लगाया गया है कि 10 सालों के अंदर 24 मिलियन ऐसे लोग होंगे जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में होंगे, और वो जो एक्सट्रीम पॉवर्टी होगी वो किस वजह से होगी, बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो इट वुड बी द रीजन। और ये भी बताया गया है कि AMR की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो माल न्यूट्रिशन से सफ़र करेंगे। तो इससे हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे ये पहले आए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे टोटल 8, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये 17 हैं। 2030 तक डिसाइड करा गया है टू फुलफिल देम ऑल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का पहला जो गोल था दैट वाज टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। यहां पे लिख देती हूँ इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड
हंगर, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 टॉक्स अबाउट नो पॉवर्टी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 टॉक्स अबाउट जीरो हंगर। ठीक है, तो ये दोनों गोल्स कहाँ पे, ये तो उल्टा हो गया ना, 2030 तक यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 10 सालों के अंदर 24 मिलियन पीपल ऐसे होंगे जो कि पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन से सफर करेंगे बिकॉज ऑफ AMR। और यहाँ पे गोल रखे हैं हमने कि नो पॉवर्टी और जीरो हंगर हमें अचीव करना है बाय द एंड ऑफ 2030। तो सी इन विच डायरेक्शन वी आर गोइंग। अब देखेंगे कि क्या शॉर्टकमिंग्स आ रही हैं इन ऑर्डर टू फाइट विद द AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एक तो लैक ऑफ होलिस्टिक अप्रोच, हम एक ब्रॉड एक अप्रोच नहीं बना पा रहे सो दैट हम इन माइक्रोब से फाइट कर सकें। एक ऐसा एंटीबायोटिक नहीं बना पा रहे जो कि हॉलिस्टिक हो, जो कि मल्टीपल बैक्टीरियल डिजीज के ऊपर काम कर सके या मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेड डिजीज पर काम कर सके। फिर आता है लैक ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। इंडिया की बात करें, ग्लोबली बात करें तो देयर इज नो रेगुलेटरी मैकेनिज्म बिकॉज जो जितने भी हमारे लाइफ स्टॉक्स हैं, फूड एनिमल्स हैं लाइक चिकन, बीफ एंड ऑल, तो उनको क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो चेक लगानी पड़ेगी और वहाँ पे कर रहे हैं वो ओवर यूज, जिससे आ रही है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। फिर आता है एब्सेंस ऑफ अ वन हेल्थ अप्रोच इन एड्रेसिंग AMR बिकॉज द रीजन इज क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑल दो इंडिया इज एपिसेंटर, बट ये प्रॉब्लम जो है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड स्प्रेड कर रही है। तो वी नीड वन हेल्थ अप्रोच इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। फिर आता है अवेयरनेस, लिमिटेड कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस अमंग स्टेक होल्डर्स। जो भी इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं उनको थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए कि पैसे के चक्कर में वो किस चीज़ को हार्म कर रहे हैं। फिर आता है एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए स्पेसिफिकली बिकॉज जितने भी फार्मेसी से रिलेटेड एफ्लुएंट वेस्ट जो होता है वो रिवर्स में जाता है, उसको लेके कुछ भी प्रावधान अभी तक नहीं बना हुआ है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक सम रूल्स फॉर द एफ्लुएंट ऑल्सो। अब देख लेते हैं वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। कंडक्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमें अपनी रिसर्च R&D, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है R&D में मोर GDP का कंट्रीब्यूशन दो। ठीक है, सो दैट हम नेशनल लेवल पे रिसर्च करके क्या कर सकें, इन AMR रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकें। कब तक हम इंटरनेशनली डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, और कुछ सर्वेलियांस बॉडीज बनाएं जो इनके ऊपर कॉन्टिन्यूअस चेक रखें। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ब्रेकर्स बनाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू रिस्टोर द एफिकेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ एंटीबायोटिक्स इन द पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो जो भी एंटीबायोटिक्स एनिमल्स या पोल्ट्री को दिए जाते हैं वो वेटनरी सर्विलियांस के अंडर हो। जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं वो बताएं उनको कि कितना डोज जो है वो रिक्वायर्ड है। फर्टिलाइजर में भी तो ऐसे ही करते हैं ना कि जितना रिक्वायर्ड है उससे ओवर डोज डाल देते हैं। ठीक है, तो एक तरह से जहर ही खाना हुआ। फिर क्रॉस सेक्टोरल रिस्पॉन्स, क्रॉस सेक्टोरल रिस्पॉन्स में देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सिर्फ बायोमेडिकल या हेल्थ सेक्टर ना देखें, उसके आगे भी देखें। फिर आता है वन हेल्थ अप्रोच, ये हमने पहले ही बोल दिया कि पॉलिसीज लाई जाएं फॉर द फार्मर्स, वेटनरीज, फूड प्रोड्यूसर्स एंड हेल्थ सेक्टर में जहां जहां भी रिक्वायर्ड है। इसके बाद देखते हैं कि क्या ऐसे ग्लोबल एफर्ट्स हैं जो कि AMR को कंट्रोल करने में लगाए गए हैं। फर्स्ट इज वन हेल्थ ग्लोबल लीडर ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो कौन कौन सी बॉडीज इसमें इन्वॉल्व हैं। एक आपकी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल्स हेल्थ, तीसरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो 3 बॉडीज इसमें इन्वॉल्व हैं आपके वन हेल्थ ग्लोबल लीडर ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में। इसका जो मेन पर्पस रहेगा किस तरह से जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ड्रग्स हैं उनको इंपोर्ट किया जाए, किस तरह से उनकी मैन्युफैक्चरिंग रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी और उनकी क्वालिटी। तो ये सारा पर्पस किसका है, दैट इज ग्लोबल एफर्ट में वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इनका ये काम रहेगा। ये सिर्फ ग्लोबली चेक नहीं होगा बट इवन एट द रीजनल लेवल। डन। फिर सेकेंड आता है ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलियांस सिस्टम, इसको ग्लास भी बोला जाता है और WHO ने इसको इनिशिएट करा है। एक और है दैट इज द अवेयर टूल ऑफ WHO। अवेयर इस तरह से AW फिर स्मॉल a है RE। तो दिस इज द टूल विच इज अगेन इनिशिएटेड बाय WHO। इसका जो मेन एम रहेगा वो पॉलिसीज बनाना रहेगा और हेल्थ वर्कर्स को एक तरह से हेल्प करना रहेगा कि किस तरह से एंटीबायोटिक्स को मोर सेफली यूज किया जाए। इसके अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को डिवाइड कर दिया गया है। एक है आपका एक्सेस, एक है वॉच और एक है रिजर्व। अब जो थर्ड कैटेगरी की
थर्ड कैटेगरी है ड्रग्स की, उसके नाम से ही पता लग रहा है, मतलब इसको इन उन केसेस में यूज किया जाएगा जब कोई ही एंटीबायोटिक काम नहीं कर पा रही, तो मतलब ये लास्ट में यूज होगी, ठीक है, जब ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो ऑब्वियसली एक्सेस में क्या होगा, इसमें वो एंटीबायोटिक्स आ जाएंगे जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। सीरियस इन्फेक्शन होते हैं, सीरियस इन्फेक्शन भी तो आजकल कॉमन हो रखे हैं, तो उसमें जो मोस्ट कॉमनली ड्रग्स यूज होते हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, आपके एक्सेस में। फिर आता है वॉच। वॉच में क्या आता है, ऐसे एंटीबायोटिक्स जो हर टाइम अवेलेबल होते हैं इन द हेल्थ केयर सेक्टर, मतलब ये हर टाइम अवेलेबल होंगे। एक्सेस आपका सीरियस इन्फेक्शन के केस में वॉच, जो हर टाइम एंटीबायोटिक अवेलेबल होते हैं, एमॉक्सिलिन एंड ऑल। फिर रिजर्व, रिजर्व जो होता है मतलब इनको रिजर्व किया जाएगा, एक तरह से लास्ट में यूज किया जाएगा, जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगी तो क्या यूज करेंगे, रिजर्व। फिर इसके बाद आता है ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसका जो मेन एम होगा दैट वुड बी ऑन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज विद सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन, कि किसी भी डिजीज को, इन्फेक्शियस डिजीज को प्रिवेंट करना है या ट्रीट करना है तो उस केस में सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन का यूज करें। फिर रिलेटेड डेवलपमेंट क्या क्या करी गई हैं, इससे एडवांस्ड किस तरह से हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को टैकल कर सकते हैं। तो एक तो बैक्टीरियोफेज का यूज किया जाता है। ये जो बैक्टीरियोफेज है ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, क्योंकि इसमें भी साइंस जो है काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। ये बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, ये बैक्टीरिया होता है, इसके ऊपर एक वायरस होता है। ये जो बैक्टीरियोफेज होते हैं बेसिकली इसमें ऐसा वायरस जो किसको इन्फेक्ट करता है, आपके बैक्टीरिया को, तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उसको क्या बोल देते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेजेस को यूज किया जा रहा है ताकि बैक्टीरियल सेल्स किल करे जा सके, ठीक है। ऑल्दो वायरस इज ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट देखो यहाँ पे ये बैक्टीरिया को किल कर रहा है। और एंटीबायोटिक स्पेसिफिकली कब लिए जाते हैं, इन केस ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फिर ब्लॉक कर दिया जाए ट्रांसपोर्टर्स को जो इन एंटीबायोटिक्स के जरिए बैक्टीरियल सेल में मल्टीप्लिकेशन की हेल्प करते हैं, चीजों को ये किया जाए, ब्लॉक की कर दिया जाए। फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजेंस have evolved transporters that are capable of moving out of effluxing antibacterial compound from bacterial cell and membrane, thereby protecting the pathogen or bacteria. membranes जो सेल की membranes होती हैं उस पर फोकस किया जाए ताकि जो पैथोजन है वो अंदर एंटर ही ना कर पाए। Researchers are developing certain type of antibody that could inhibit the transporters in bacteria. अब ये जीन जो ट्रांसफर होता है which is resistant basically toward the antimicrobial drugs, तो उस के ऊपर भी एक तरह से रिसर्च चली हुई है कि किस तरह से इन ट्रांसपोर्टर्स को ही बैन कर दिया जाए कि ये आगे पास ही ना करे। मतलब जितनी पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया में ये इन्फेक्ट हो चुका है वहां तक तो हो गया है, बट आगे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसर्चर्स की बनती है कि किस तरह से इस ट्रांसपोर्टर को फर्दर रोक दिया जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। सो दिस इज इट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।